माननीय प्रधानमंत्री जी का आज शुभ जन्मोत्सव है और उन्हीं की रचित कुछ पंक्तियां मैं आज उन्हीं को यहाँ इस मंच के माध्यम से समर्पित करूंगी, पूरे लखनऊ वासियों की ओर से, जो अक्सर वो अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। ना अपना ना पराया, ना मेरा ना तेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। चलता है और चलाता अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते प्रकाश बिखेरते अभी तो सूरज उगा है। और वाकई हमारे नए भारत के विश्वकर्मा माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ज्वाज्वल्यमान सूर्य हैं जिनका प्रकाश पूरे विश्व भर को आभामंडित करता है। पूरे विश्व पटल पे भारत के मानचित्र को एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके जीवन का हर पल हर क्षण भारतवर्ष को समर्पित है, भारतवर्ष के विकास और नित्य नए आयाम, नित्य नए उन्नयन को समर्पित है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी घिरें घटाएं, लेकिन हमें हमेशा चलते रहने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से मिलती रहती है। उनका पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा आभामय है जिनके उपस्थिति मात्र से ही हम सबको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सुंदर सी पंक्तियां मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूंगी कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और यही पंक्तियां आपके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं और आपका पूरा व्यक्तित्व हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ऐसा प्रकाश है, ऐसी ऊर्जा है कि आपको देखने मात्र से आपकी जहां उपस्थिति हो जाए, वहां के चहुओर जो माहौल, जो वातावरण है, वो अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगता है। और बस कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी का शुभागमन मंच पर होगा और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन होने के साथ ही हम इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएंगे। और हम सब इस एलईडी पर देख सकते हैं कि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं और उनकी समस्त गतिविधियों से हम सब अवगत हो रहे हैं। वो वहां पर प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु से पूरी तरह से वाकिफ होते हुए, एक एक चीज का बारीकी से अवलोकन करते हुए, सबकी चर्चा और निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये सुंदर से शब्द कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जब जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे को कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। पूरे विश्व पर ये बात अक्षरशः सत्य हो गई है और पूरे विश्व के जो मानचित्र है उस पर भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी ये कार्य हैं और जितनी भी ये ऊर्जा संचित जो योजनाएं हैं, उससे हमारा भारतवर्ष अलग सा ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। और इसका एकदम नया नवीन उदाहरण चंद्रयान 3 है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां पूरे भारतवर्ष के लिए बजा दी जाए। और हमारे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है, साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रक्षा मंत्री माननीय
श्री राजनाथ सिंह जी जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय। मैं स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी माननीय महापौर महोदया जी से, श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस अवसर पर। मैं अनुरोध करूंगी माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से कि हमारे मंच पर शोभायमान भारत के माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। आप सभी की दमदार भरपूर तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन माननीय। और हम सब, आप सभी अपना स्थान ले लें। हम सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं तालियों के माध्यम से पहुंचा दें। हम सब देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके कुशल निर्देशन और दमदार कार्यशैली के कारण उत्तर प्रदेश विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, प्रदेश के विकास और जनमानस के हित को समर्पित तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से, अपने आशीर्वचन से हमें अभिसिंचित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीरज वोरा जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, विजय बहादुर पाठक जी, कमलेश मिश्रा जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि की शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है।
एक ऐसा भारत जो 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जो भारत दुनिया के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए आशा की एक नई किरण है। G20 के अभी हाल ही में संपन्न हुए समिट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है। ये प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, अपनी शुभेच्छा और अपनी शुभकामना उनके प्रति हम सब व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई योजना को शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे टेलीविजन के माध्यम से सामने की स्क्रीन में भी एक एक स्टॉल पर जाकर के उन हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन देना, उनके मनोबल को बढ़ाना और उनके माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कुछ ही देर में होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति हम सब के सामने हुई है। वे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं। लखनऊ की विकास को सदैव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी की राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अद्भुत कार्य उन्होंने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व और कृतित्व से किया है, इसके लिए लखनऊ वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इस नई स्कीम, जिसमें भारत की परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी छिपी हुई है, उस हुनर को एक नया मंच मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम तय किए हैं। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी ऐसा हस्तशिल्पी जो परंपरागत रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए पात्रता की श्रेणी में होगा। वह 5% से कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा से आच्छादित होगा। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, बशर्ते उस परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो। एक बड़ी स्कीम है। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय और उसके उपरांत 15,000 रुपये टूल किट की सुविधा भी उस हस्तशिल्पी और कारीगरी को उपलब्ध करवाना, ये अपने आप में एक नई स्कीम है। गांव की परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरी के लिए जो कभी बढ़ई के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, हलवाई के रूप में, चर्मकार के रूप में, स्वर्णकार के रूप में गांव देहात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था, आज नई टेक्नोलॉजी और नई डिजाइन के साथ उसको जोड़ने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने के जो कार्यक्रम है उसको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का एक अभिनव प्रयास। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको प्रदेशवासियों की ओर से पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो। भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर करके अपने युवाओं के बल पर, हस्तशिल्पियों के बल पर, कारीगरों के बल पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे,
इस विश्वास के साथ आप सबकी प्रति में मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाएं। हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद तथा पूरे भारतवर्ष के जनमानस की रक्षा को संकल्पित माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं श्रीमान सुरेश खन्ना जी, लोकप्रिय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा, श्री मोहसिन रजा जी, विधायक श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्री लालजी निर्मल जी, डॉक्टर नीरज जी बोरा विधायक, श्री योगेश शुक्ला जी विधायक, श्रीमती जया देवी विधायक, श्री अमरेश कुमार जी विधायक, श्रीमती प्रियंका रावत, श्री विजय बहादुर पाठक, श्री कमलेश मिश्र और महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी। साथियों, आप सबने एक बात सुनी होगी और प्रायः बात चर्चा में रही है कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया से मेरा मतलब यह है कि दुनिया के किसी देश में जहां भी सोने हुआ करते थे तो वह सोने घूम फिर कर यदि किसी एक देश में पहुंचते थे तो हमारा आपका देश यह भारत था जहां पर भी वो पहुंचते थे। और साथियों, इसलिए ऐसा होता था क्योंकि एक देश के रूप में हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही थे, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के भी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम प्राचीन काल में भी कोई देश करता था। उस देश का नाम है भारत। सारी दुनिया के लोगों की डिमांड को भी हम पूरा करने का काम करते थे। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। लेकिन साथियों, आज़ादी के बाद का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब हमारे कामगारों और कारीगरों को भारत की विकास यात्रा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वह महत्व नहीं दिया गया, और उस महत्व के वो हकदार थे, फिर भी उनको वह महत्व नहीं दिया गया। आप यदि आज़ादी के तुरंत बाद देखें तो पहले की सरकारों ने भारत के छोटे उद्योगों से ध्यान हटाकर बड़े उद्योगों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यही रही कि असल में वह बड़े उद्योगों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। यदि वह बड़े उद्योगों पर ध्यान देते तो भारत में बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति आ गई होती और हमारे उद्योग बहुत विकसित हो चुके होते। लेकिन उनकी उस सोच का परिणाम था कि भारत के बड़े उद्योगपति जितना विकसित होना चाहिए उतना तो विकसित नहीं हो पाए। साथ ही साथ भारत के जो छोटे उद्योग थे वह भी बुरी तरह से
प्रभावित हुए, और यदि मैं कहूं कि काफी हद तक वह नष्ट हो गए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस कारण जो आप जैसे भारत के छोटे उद्यमी थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो भारत अपने हस्तशिल्पों की वजह से जाना जाता था, जो भारत अपने कारीगरों की वजह से जाना जाता था, और जो भारत अपने बुनकरों की वजह से जाना जाता था, उस भारत में हमारे इन कामगार बंधुओं को भारत का अतीत कहा जाने लगा कि अब ये लोग बीती बातें हो गई हैं इन लोगों की। ऐसा कहा जाने लगा कि आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, आपकी परंपरा भी अब बहुत पुरानी हो गई है। अब यदि आपने किसी तरह से सामान बना भी लिया तो वह ग्लोबल मार्केट में और देश दुनिया के मार्केट में उस तरीके से नहीं बिकेंगे जिस तरीके से बिकना चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बहनों भाइयों कि पर्याप्त ध्यान देने की न देने की वजह से भारत के आप जैसे परंपरागत श्रमिकों की यह जो स्वर्णिम प्रतिभा थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पहले की सरकारों द्वारा आप जैसे कारीगरों की क्षमता पर अविश्वास किया गया और आपके आत्मसम्मान पर भी मैं मानता हूं कि बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई। इसमें आप लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई वह तो अलग की बात है, लेकिन 2014 में जब हमें आप सबका आशीर्वाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो हम सभी ने सरकार में आने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि हम भारत की इस महान विरासत और भारत की इस महान परंपरा को समृद्ध बनाने की दिशा में जिस हद तक हमको काम करना होगा हम काम करेंगे। हम इसको पुनर्जीवित करेंगे। अपने हुनर हाट और उस्ताद योजना जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम से आपकी विरासत को न सिर्फ संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि आप जो सामान बनाएं उसकी भारत तथा देश दुनिया की मार्केट में डिमांड बढ़े, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी यदि मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश की जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत में ही बने, और इससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और हम आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। साथियों, मुझे रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है और रक्षा मंत्रालय में मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले बामुश्किल 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में होता था, लेकिन आज हम 16,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आगामी 1 साल के अंदर ही शायद यह आंकड़ा हमारा 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जितने ऑर्डर हमको प्राप्त हुए हैं। जहां तक घरेलू रक्षा उत्पादन डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का प्रश्न है, वह जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घरेलू रक्षा उत्पादन है, आपको जानकर खुशी होगी यह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। यानी जो अब तक भारत का रिकॉर्ड है और सेना की जरूरत के साजो सामान हमसे बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बाहर के देशों को अब तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी सामानों की, रक्षा सामानों की डिमांड भी सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं यह कहूं कि हम लोगों ने एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है और दुनिया के देशों ने भी इसकी सराहना की है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, आप सबने रहीम का एक दोहा तो निश्चित रूप से सुना होगा कि रहीमन देख बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। मतलब हर चीज का एक अपना महत्व होता है। यदि आपके पास कोई बड़ी और महंगी वस्तु आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो पहले से छोटी वस्तु थी उसका महत्व कम हो गया। हर वस्तु का एक अपना महत्व होता है। जहां सुई काम आ सकती है, वहां तलवार काम किसी भी सूरत में नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार भारी उद्योगों का भी एक अपना महत्व होता है। वह भी देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, लेकिन हमारे आप जैसे भाइयों
का जो सूक्ष्म उद्योग धंधा है उस पर ध्यान न देकर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, हमारी सरकार की सोच है। इसलिए हमने सरकार में आने के बाद ही बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ छोटे उद्योग धंधों की तरफ भी एक विशेष ध्यान दिया है और दोनों के ही विकास के लिए काम किया है। हम सभी ने उन परंपरागत उद्योगों तथा सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए काम करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि इन्हें अब भारत के अतीत के रूप में नहीं बल्कि भारत के भविष्य के रूप में इन्हें देखा जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार का भी यह दृढ़ निश्चय है कि पहले की सरकारों ने जो गलती की सो की, वर्तमान में हम भारत के अपने कामगारों, कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक श्रमिकों के विकास के लिए काम करेंगे और आप सबको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके बल पर ही भारत आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों का संकल्प है। साथियों, आप सबका अतीत जो गुजर गया, आप सबके भविष्य का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपके ही पूर्वज थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। तो यहां यह सोचने की बात है कि आखिर जो समाज कभी इतना वैभवशाली था, इतना समृद्ध हुआ करता था, जिसके कारण पूरा देश ही सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, उस समाज की प्रतिभा इतनी तेजी से लुप्त होने के कगार पर कैसे पहुंच गई है, यह एक विचारणीय विषय है। साथियों, वैसे तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन जो कुछ कारण मैं समझता हूं उस पर मैं आपसे यहां चर्चा करना चाहूंगा। मेरी समझ में इसके कुछ कारण तो ये हैं कि आपसे आपका सम्मान छीना गया, आपके काम को कम करके आंका गया। भगवान विश्वकर्मा के प्रतिनिधियों को भगवान विश्वकर्मा के ही देश में पिछली सरकारों द्वारा ऐसा महसूस कराने का गलत प्रयास किया गया कि आप छोटे काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सबसे बड़ी बात यह थी कि आपके काम को उद्योग धंधों के लायक समझा ही नहीं गया और इस बात की ओर विचार ही नहीं किया गया कि आप लोग भी उद्योग धंधे खोल सकते हैं। आप लोग भी यदि आप लोगों को शायद यदि उचित सहायता प्रदान की जाए तो आप लोग भी भारत के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यह हमारी सरकार का पक्का विश्वास है। आप लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से भी अलग रखा गया और ऐसे ही कुछ कारण थे जिन्होंने हमारे कारीगरों की विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन साथियों, 2014 में जब आप सभी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से हम लोगों ने पहला काम किया कि आप लोगों को भारत की बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए। आप लोगों को जानकारी होगी, झोपड़ी में भी जो लोग उस समय रहते थे उनका भी बैंकों में अकाउंट खोलने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमने जब जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए तो हमारा यह कहकर मजाक उड़ाया गया कि इन खातों में 58, 54 और 1 रुपया जमा होगा। यहां तक कहा गया कि गरीबों के खाते बैंक के सिस्टम पर एक प्रकार से बोझ बन जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि जनधन योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचा और उन्होंने भी इसका लाभ उठाया है। आंकड़े यह बताते हैं कि 5 करोड़ से अधिक जनधन खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक जमा हो गए हैं और पैसे आपके हैं। और जिन जनधन खातों का मजाक उड़ाया गया, आज उन्हें जनधन खातों से आपको गैस की सब्सिडी मिलती है, आपको मनरेगा की मजदूरी भी मिलती है और उसी जनधन खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने भी विश्वकर्मा योजना जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उससे आप सबको सहायता भी प्राप्त होगी। साथियों, इसके अलावा हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आपको पहचान पत्र देने की भी एक पहल की है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर यह पहल की है। समाज में आपकी एक पहचान बने, इस दृष्टि से जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो कामगार बंधु हैं,
उनकी स्थिति खराब होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यह था कि पुरानी सरकारों द्वारा उनकी पहचान उनसे लगातार छीनी गई। आपके काम को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा बताया गया कि एक छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं आगे ऐसा किसी भी सूरत में न होने पाए। जब बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहचान पत्र हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर के पास अपना पहचान पत्र हो सकता है, तो आप सभी श्रमिकों, कारीगरों और कामगार बंधुओं के पास पहचान पत्र क्यों नहीं हो सकता, यह बात हम लोगों की समझ के परे है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपको सम्मान भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी और पहचान पत्र भी आपको दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा मैं एक और जरूरी बात आप सबसे करना चाहता हूं। वैसे तो आप सभी अपने अपने काम में पारंगत हैं, आप जानते हैं कि अच्छी कुशलता के साथ कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि आपने इस विरासत को अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से हासिल किया है। पर साथियों, बाजार में यदि आपको कोई सामान बेचना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला यह कि बाजार के लोग आजकल की किस प्रकार के सामान खरीदना चाह रहे हैं, और दूसरा आप किस प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी का सामान कम पैसे में बना पाएं ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा भी मिल सके। इन दो बातों का ध्यान हर एक छोटे बड़े उद्योग धंधों को रखना पड़ता है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि आप यह जान पाएं कि आजकल लोग किस प्रकार की चीजों को पसंद करते हैं और किस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपकी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, और जिसमें 5 दिन की बेसिक यानी प्रारंभिक और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी आपको दिलाई जाएगी। साथियों, अब यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार और पहले की सरकारों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले आप लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। यदि कुछ एक मौके पर उन्होंने ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की थी तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि यदि कोई हमारा कारीगर या कामगार ट्रेनिंग के लिए आएगा तो उनकी उस दिन की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उस दिन उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, हमारी सरकार ने इन दोनों ही बातों का ध्यान रखा है। सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग धंधे करने के लिए नए तौर तरीके से आप सभी परिचित हों, और ट्रेनिंग का मतलब कि सरकार आपको नई नई चीजें सिखाएगी। कई बार हमें यह भी लगता है कि जो हमारा तो यह पुश्तैनी काम है और यह काम बहुत सालों से करते हम चले आ रहे हैं, इस काम को भला हमें सीखने की क्या जरूरत है। यह बात सही भी है साथियों, पर इसके साथ साथ यह भी सही है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे बाजार भी बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं, और साथ ही लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। आजकल तो मैं देखता हूं कि मोबाइल फोन लगभग सबके पास है, और हमारी माताएं बहनें मोबाइल पर कोई हार या झुमका भी यदि देख लेती हैं, मोबाइल पर हार या झुमके का भी यदि वो कोई चित्र देख लेती हैं हमारी माताएं बहनें, तो तुरंत उसकी फोटो लेती हैं और सुनार बंधु के पास पहुंच जाती हैं कि जो हमें बिल्कुल इसी प्रकार का हार चाहिए, इसके अलावा दूसरे प्रकार का हार नहीं चाहिए। आज मोबाइल चलाने में इतनी पारंगत हो गई है। अब सुनार भाई भी देखते हैं तो पता चलता है कि वो हार या झुमका तो मशीन का बना हुआ है, किसी नई तकनीक से बना हुआ है, जिसे पारंपरिक तरीके से बनाना यह बहुत ही कठिन काम है। अब सुनार बंधु के सामने एक विकल्प तो यह होता है कि वह अपने ग्राहक को मना कर दे, दूसरा विकल्प यह होता है कि वह नए जमाने के अनुसार काम को सीखे और अपने ग्राहक को उसकी जरूरत के मुताबिक सामान दे और तब अपना व्यापार भी वह आगे बढ़ाए। साथियों, गहना तो क्या, अब मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव चौराहों की दुकान पर अब हंसिया, कुदाल और फावड़े
भी बड़ी कंपनियों के द्वारा निर्मित बिक रहे हैं, खूब बिक रहे हैं। और ऐसे में आप सभी बहनों भाइयों को भी इस बात की जरूरत है कि आप नई नई चीजें सीखें, नए नए आप तकनीक अपनाएं और अपने काम को आप सभी आगे बढ़ाएं। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसलिए सरकार इस चीज की व्यवस्था कर रही है, आपको यह सब चीजें सिखाई जाए, आपको यह सिखाया जाए कि कैसे कम से कम पूंजी लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। यह सिखाने की व्यवस्था पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से है। और इसके साथ ही साथ हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि आप यह सब सीखने के लिए आते हैं तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान हर दिन के हिसाब से आपको 500 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। बहनों भाइयों, हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, हम जनता की समस्याओं को समझते हैं और उसका समाधान करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, इस योजना में हमने यह भी प्राविधान किया है कि यदि हमारे कारीगर और कामगार बंधु अपने काम धाम को फैलाना चाहते हैं या फिर अपने पारंपरिक श्रम से संबंधित कोई नया व्यवसाय वह शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बैंक से 9 के बराबर ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण भी प्राप्त हो जाए, यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर इस लोन से आपका बिजनेस अच्छा चल गया और 18 महीने बाद आपको यदि जरूरत पड़ी तो उस लोन को 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इस लोन की, इस ऋण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्ज आपको सालाना 5% तक के बेहद मामूली ब्याज दर पर मिलेगा, जो कि लगभग 9 के बराबर है। अगर आपको 10-15 साल पहले का वक्त याद हो तो जब आप बाजार में किसी से कर्ज लेने जाते थे तो वहां पर आपको महीने के 5% यानी लगभग 60 से लेकर 70% के प्रति वर्ष के ब्याज से आपको लोन की, कर्ज की अदायगी करनी पड़ती थी। लेकिन हमने अपने बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर यह प्रयास किया है कि आपको केवल 5% ब्याज दर तक, मामूली सालाना ब्याज दर पर आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए यह कर्ज प्राप्त हो सके। साथियों, हमारी सरकार वैसी सरकार नहीं है, और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जिसमें अपने दोस्तों और संबंधियों की बड़ी मात्रा में बैंक से लोन दिलवाया जाता है। हमारी सरकार इस देश की जनता की सरकार है। हमारी सरकार आप लोगों की सरकार है। जनता और हमारे बीच विश्वास का एक अटूट रिश्ता है। हम जनता पर विश्वास करते हैं और जनता भी हम पर विश्वास करती है, और हमारे बीच विश्वास का यह अटूट बंधन है। इसलिए हम आप नागरिकों को लोन दे रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। आपको ध्यान होगा कि पहले केवल कुछ ऐसे विशेष लोग, कुछ ऐसे बड़े लोग हुआ करते थे जिनको लोन मिला करता था। जो लोग सरकार के ज्यादा करीब हुआ करते थे, जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे, उन लोगों पर सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुआ करती थी। पिछली सरकारों में बिना मतलब के ऐसे भी कर्ज दे दिए गए जिसका नतीजा देश को आज तक भुगतना पड़ रहा है। साथियों, जब कोई आम आदमी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक के पास कर्ज लेने के लिए जाता था तो आपसे तरह तरह की सिक्योरिटी मांगी जाती थी, जमानतदार मांगे जाते थे, तरह तरह की गारंटी आपसे मांगी जाती थी, क्योंकि आम आदमी और गरीब आदमी पर पुरानी सरकारों का, मैं समझता हूं, यह विश्वास नहीं था। इसीलिए आपसे सिक्योरिटी मांगी जाती थी, जमानतदार मांगे जाते थे। लेकिन अब हमें आम आदमी पर, अपने गरीबों पर और अपने व्यवसायियों पर हमारी सरकार को पूरा भरोसा है। इसीलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है। साथियों, इस देश के गरीबों ने, व्यवसायियों ने, यहां की जनता ने हम पर विश्वास जताया है, हम सबको आशीर्वाद दिया है, हमारी सरकार बनाई है। इसलिए हम सभी ये पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी और गारंटी के मामले में परेशान नहीं किया जाए। यानी इस पर आपको कोई सिक्योरिटी,
कोई जमानतदार आपको नहीं देना होगा और आपको कर्ज प्राप्त हो जाएगा। साथियों, हमने अपने कार्यों और योजनाओं से आपके विकास के लिए हमेशा काम किया है और आपने देखा होगा कि यदि कोई भी नागरिक हमारे किसी योजना में शामिल होता है तो हम उन्हें बाकी योजनाओं में भी शामिल करने के लिए एक मिशन मोड में काम करते हैं। आप में से कई लोग ये जानते हैं, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जो ऋण प्राप्त होता है, यानी ये खोमचा लगाने वाले जो वेंडर्स होते हैं, जो सड़क के किनारे लगाते हैं, और एक श्रम योगी मानधन योजना जैसी अनेक ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे लाभार्थियों को मिल रहा है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के छोटे कामगारों के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि, देश की आर्थिक संपन्नता का सपना देखा था। बापू का मानना था कि यदि देश की छोटे उद्योग सशक्त हुए तो ग्रामोदय होगा, और यदि इस देश के गांवों का उदय हुआ तो हमारी विकास की गति स्वाभाविक रूप से और तेजी के साथ बढ़ेगी। बापू के उस सपने को ही साकार करने के लिए हम देश के छोटे उद्योगों को भी विकास की यात्रा में साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का यह प्रयास आप सभी विश्वकर्मा बंधुओं के बिना किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। इसलिए हम पीएम विश्वकर्मा के रूप में इस योजना के साथ आप सभी बहनों भाइयों के बीच में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस योजना का लाभ उठाएंगे और यह योजना आपके जीवन के विकास की गति के साथ साथ भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने में भी पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी और ऊर्जा से लबरेज शब्दों के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री जी तक प्रेषित करें। प्रणाम स्वरूप आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि 12:40 पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे। तब तक आपको इस पीएम विश्वकर्मा योजना को बताती हूँ, उसके विषय में, उसकी पात्रता से आपको अवगत कराएं और उसके लाभ। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी संख्या में कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं तथा जो सामान्यतया स्वनियोजित हैं और जिन्हें आमतौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता रहा है। इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है। वे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में संलग्न है और हमारे दैनिक जीवन की आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। ये कौशल या व्यवसाय एक से दूसरी पीढ़ी को कारीगरों और शिल्पकारों के परिवारों और अन्य अनौपचारिक समूहों में पारंपरिक प्रशिक्षण वाली गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रदान किए जाते हैं। ये जो योजना है पीएम विश्वकर्मा, प्रारंभ में इसके अंतर्गत 18 व्यवसायों को कवर किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। कृपया इन पर विशेष ध्यान दें। बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार और पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, चर्मकार यानी कि फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री यानी कि मेसन, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले और कॉयर बुनने वाले, गुड़िया और पारंपरिक खिलौनों के निर्माता, बार्बर यानी कि नाई, माला बनाने वाले। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमसे 12:40 पर जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम लाइव यानी कि सजीव जाएगा। तो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें।
हमारे सभी सम्मानित गणमान्य अभी मंच पर आसीन हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन सुनने के लिए। माला बनाने वाले, वॉशर वैन, दर्जी और फिशिंग नेट निर्माता, ये 18 श्रेणियां हैं जिनको की पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। अब आपसे साझा करती हूँ कि इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए योग्यता, पात्रता अथवा अर्हता क्या है। कृपया इन पर विशेष ध्यान दें कि जो अभी मैंने 18 श्रेणियां बताई, उपर्युक्त परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न और अपने हाथों एवं औजारों से काम करने वाला कोई भी कारीगर या शिल्पकार जो असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर कार्य करता है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्रति परिवार एक सदस्य तक सीमित रखा जाएगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी की आयु पंजीकरण की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसे पंजीकरण की तारीख को 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न होना चाहिए तथा उसने विगत 5 वर्षों में स्वरोजगार या व्यवसाय के विकास के लिए किसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीम्स जैसे केंद्र सरकार की PMEGP और PM स्वनिधि अथवा राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। तथापि मुद्रा और PM स्वनिधि के वे लाभार्थी जिन्होंने अपने ऋण का भुगतान कर दिया है, PM विश्वकर्मा के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के प्राप्त होंगे। और अंतिम पात्रता विशेष तौर से कि सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति और उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होगा। तो ये सारी पात्रताएं आपको विशेष अपने संज्ञान में रखनी होगी। इसका जो प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, मैं आपसे साझा करती हूँ कि लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणित आधार आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लाभार्थी का ब्यौरा ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख कार्यपाल द्वारा सत्यापित किया जाएगा। पूरे उत्साह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूरे कंकार से समस्त देशवासियों के लोक कल्याण के लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित है माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सागर जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहे, चिरायु हो, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आदरपूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदरपूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण कादुवानी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं।
हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वही देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को समेटे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो है, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये है नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिराएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लोह के सोए असुर को कर्म रथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अपने स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण कारतुराने को आमंत्रित करती हूँ। हमारा वाइट क्लोज कर दें। स्टेज पे होगा। आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी